ठीक है। अब शादियां पादियां सब छोड़ देना, अब सिर्फ इस पे ख्याल देना, ठीक है जी प्लीज। अब छुट्टी नहीं करना जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट खत्म ना हो जाए तब तक। फाइन। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो भी अच्छा टॉपिक है। लेकिन इस पे आने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आने से पहले, हमने जो भी आज तक पढ़ा मैंने आपको सब रिवाइज करके बता दिया। हमारी स्टार्टिंग हुई थी जनरल एंट्री से, जहां पे हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा। उसके बाद हम आ गए क्लासिफिकेशन, जहां पे हमने लेजर अकाउंटिंग पढ़ा, पोस्टिंग किया। उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा और ट्रायल बैलेंस को हमने टैली कर लिया। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद अब क्या किया जाता है, अब हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखो यहां से आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखो जल्दी से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर टू financial statements refer to such statements which report the profitability and the financial position of the business. देखो दो बातें आई, अंडरलाइन करो। क्या लिखा आपने, विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, अंडरलाइन करो, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो और नहीं है, सुनो मेरी बात, इट इज नॉट और, इट इज एंड। मतलब दो अलग अलग बातें हो गई ना। इसका मतलब कोई स्टेटमेंट हमें बताएगी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट है कि लॉस, और कोई स्टेटमेंट बताएगी व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी आज एक बात और आप सीख रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट होना कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाता है। अब मेरी बात समझे, यानी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए कुछ और है और प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ और है, ठीक है जी। यानी दो तरह की रिपोर्ट्स बनेंगी, इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। एक वो जो हमें बताएंगी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स इज देयर अ प्रॉफिट और अ लॉस, और दूसरे में बताएगी व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब सर कौन सी हमें प्रॉफिट बताएगी और कौन सी हमें बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन, तो लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। There are two types of financial statements. Number one, income statement. Number two, statement of financial position. ठीक है जी। Whenever we will talk about financial statements, we will talk about two things: income statement and statement of financial position. सर ये इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या पता लगेगा, तो लिखो इन इनकम स्टेटमेंट we will come to know about the profit oblique loss of a company. We will come to know about profit oblique loss of a company. सर ये हम निकालेंगे कैसे, इसमें हम क्या बनाएंगे, तो लिखो we are going to prepare trading account and profit and loss account under income statements.
ठीक है जी, अंडर इनकम स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन लिखो एट प्रेजेंट आज की तारीख में, अब जो प्रेजेंट चल रहा है, एट प्रेजेंट वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, we prepare only one account and that is called trading and profit loss account। अब ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले दो अलग अलग अकाउंट बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। बनता आज भी वैसे है, बस नाम इकट्ठा दे दिया, बनाने का मेथड चेंज नहीं हुआ, वही सेम मेथड है। आज भी ये दो अकाउंट अलग अलग ही बनते हैं, लेकिन नाम एक लिखा जाता है, ठीक है जी। अब इनका एक ही नाम हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पहले क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो अलग अलग थे। पहले दो अलग अलग थे, अब दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है और हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। ओके सर, ये अकाउंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है कंपनी का। पर कौन सी कंपनी बनाती है सर? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कौन कौन बनाता है? इसे कौन कौन सी कंपनी बनाती है? तो मैं आपको बताऊं, इन दो अकाउंट्स को, ये जो अकाउंट्स जिनको अब एक ही नाम से दे दिया गया, इनको बनाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। लिखो, वी प्रिपेयर दिस अकाउंट्स, we prepare these accounts in sole proprietorship। कौन बनाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। जब अकेला आदमी काम करे उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब 2 से लेके 50 तक काम करते हैं एक साथ मिलके और बन जाते हैं पार्टनर, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर भी सेम मेथड से अकाउंटिंग की जाती है, और सोल प्रोप्राइटर जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो वहां भी सेम अकाउंटिंग की जाती है। सर कंपनी है ना, मैंने आपसे पहले कहा कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका नाम होता है एसपीएल। अब उसके बारे में हम सीखेंगे जब हम कंपनियों में जाएंगे, ठीक है, जब हम कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे 12th क्लास में। लेकिन बेसिक फिर वही, द बेसिक इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द बेसिक। जो डेबिट है वो डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट, बस लिखने का स्टाइल बदल जाता है, राइट। तो ये है हमारी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आजकल प्रेजेंट में एक ही बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये तो हो गई पहली। दूसरी क्या थी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बनता है? वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, we prepare balance sheet under financial position, statement of financial position। इसमें एक ही अकाउंट बनता है और वो कौन सा है? बैलेंस शीट, ठीक है जी। अब देखो धीरे धीरे मैं बातें आपको समझा रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो तरह के काम होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें दो काम होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट एक तो बनती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनती है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब आज की तारीख में सिर्फ एट प्रेजेंट कितने अकाउंट बनते हैं? सिर्फ एक। और फाइनेंशियल पोजीशन में भी एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? बैलेंस शीट। आई बात समझ में? कौन से अकाउंट बनते हैं? कितने? एक ही अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसमें कितने बनते हैं? एक ही अकाउंट, बैलेंस शीट। यानी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सिर्फ दो ही चीजें सीखनी होंगी, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, बस और कुछ नहीं सीखना हो। फाइन। अच्छा सर, इनको बनाते कब है, कब बनाया जाता है? तो लिखो आप,
वी प्रिपेयर दीज अकाउंट्स at the end of financial year. At the end of फाइनेंशियल ईयर्स। और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। अच्छा सर, बस जब हम बड़े हो जाएंगे तो बस यही 2 अकाउंट बनेंगे क्या जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे? नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और भी चीजें सीखेंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, हायर एजुकेशन में जाते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आप सीखते जाओगे। लेकिन अभी 11th क्लास के लिए वी आर जस्ट लर्निंग दिस 2 थिंग्स, बस एक बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 12th क्लास में आओगे एक और चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अभी क्या है? इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, और 12th क्लास में आओगे इन 2 के साथ साथ एक नई चीज आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इतना ही 12th क्लास तक। फिर आगे बढ़ते जाओगे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स, आगे बढ़ते जाओगे कुछ नई बातें सीखते जाओगे। ये 5-7 रिपोर्ट जो है टोटल आप सीख जाओगे जब तक आप फाइनल पढ़ाई करोगे, जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं जाना, हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं और 11th क्लास के हिसाब से सिर्फ 2 ही चीजें हमने सीखनी है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से क्या पता लगता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्या कमाया क्या गवाया, कमाया भी कि नहीं भी कमाया, कहां से पता लगता है? इनकम स्टेटमेंट। और हमारे असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन कैसी है, कंपनी में कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, वो कहां से पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। उसमें क्या बनता है? आप तो जानते हो ना, बैलेंस शीट आपने 6th चैप्टर में बनाई थी, याद है आपको? 6th चैप्टर में आपने बैलेंस शीट को ऐसे बनाया था, अब हम ऐसे कर देंगे। है तो बैलेंस शीट रहेगी, तो वो सेम बैलेंस शीट, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है तो ऑलमोस्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 ही कॉलम, एक लायबिलिटीज और एक असेट्स, ठीक है? बस सीखेंगे सब कुछ, वहां बहुत दूर नहीं जाना, अभी तो हम यहीं पे हैं। फाइन। अच्छा, अब दिमाग में एक बात ये भी आनी चाहिए, बनाता कौन है अकाउंटेंट, बनती कब है? साल के लास्ट में क्या क्या बनता है, क्या क्या निकलता है, क्या क्या मिलता है, सब बता दिया है, बता दिया मैंने सब कुछ आपको। साल के लास्ट में बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं बता दिया, इससे बनता है क्या क्या भी बता दिया, इससे क्या निकलता है? प्रॉफिट, इससे क्या निकलता है? असेट्स और लायबिलिटीज की हमारी पोजीशन क्या है, सब बता दिया। लेकिन इनका यूज कौन करता है? क्या हम ये स्टेटमेंट्स बना के सब्जी वाले, दूध वाले, अखबार वाले सबको बांटते हैं कि क्या करते हैं? इन स्टेटमेंट्स को यूज कौन करता है? वो आर द यूजर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। ये कौन यूज करता है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप ऑफ यूजर्स। कौन कौन से? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। मैंने आपसे पहले भी कहा, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, यू आर अ इन्वेस्टर एंड यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इन सम बिजनेस, द फर्स्ट थिंग यू विल आस्क इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। आप मेरी बात समझे थे ना, हमने बीएसटी में पढ़ा था। क्या मांगोगे सबसे पहले आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले? किसी कंपनी के अगर आप शेयर्स बाय करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंपनी का क्या मांगोगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ पार्टनर, और पैसा आपके पास इतना है कि वो छलांगे मार रहा है और आपसे पैसा हजम नहीं हो रहा है, यू वांट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहले क्या मांगोगे? यानी इन्वेस्टर से लेके, बैंकर से लेके, गवर्नमेंट से लेके, कंपनी के मालिक से लेके, कंपनी के एम्प्लॉय तक होते हुए हर कोई इंसान जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है। कंपटीटर भी होते हैं इंटरेस्टेड, जो कंपनी के कंपटीटर्स होते हैं। यानी आपका भी दूध का काम और साथ वाले का भी दूध का काम है, दोनों कंपटीटर्स हो गए ना कंपटीशन में, तो वो दोनों भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में। तो फिर वो आर द यूजर्स। इसके यूजर्स कौन कौन है? ऑनर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, है ना, ये सारे इसके यूजर्स। गवर्नमेंट,
सर गवर्नमेंट को क्या लेना हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? अरे सब कुछ तो गवर्नमेंट को लेना है, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा, और टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है भाई, हर हाल में इंटरेस्टेड है। इन्वेस्टर आपको बता दिया मैंने कि इन्वेस्टेड। अच्छा ऑनर, अरे भाई बिजनेस के ऑनर हो आप, अगर आपको साल के बाद ये बोल दिया जाए चल चल हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ, क्या करोगे आप? मैं अकाउंटेंट हूं और आप बिजनेस के ऑनर हो, आप पूछो हाँ जी अकाउंटेंट जी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इस साल, हमें नहीं पता, मतलब किसे पता? बोलो, साल के लास्ट में अगर ये जवाब मैं दे दूं हमें नहीं पता, तो किसे पता? बोलो आंसर है कोई? ये तो निकाल दिया जाएगा जॉब, ऐसे उठाया जाएगा ऐसे पटक दिया जाएगा बाहर। तो मतलब एक ऑनर को एक साल के बाद ये पता होना जरूरी है कि उसके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, मस्ट। तो उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय क्या करेगा इसका? हम एक कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या हमें क्या मतलब उससे? हमें सैलरी मिल रही है, चुपचाप 8 बजे जाओ, खाने का डब्बा रखो, काम करो, शाम को वापिस आ जाओ, आके फिर खाना खा के सो जाओ, हमें क्या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? ना बाबा, ऐसे नहीं होता। अगर कंपनी ग्रो करेगी, उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपके क्या चांसेस है? सैलरी बढ़ेगी। तो एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय वो भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। उन्हें पता लगता है कि कंपनी पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था, इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, फिर वो भी जाके बॉस को बोलते हैं बॉस प्रॉफिट पिछले साल 10 करोड़ था, इस साल 15 करोड़ हो गया, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे क्या? धमकी सीधी सीधी, और फिर तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है। उन्हें भी मालूम होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखनी है, इतनी नॉलेज उनको भी होती है। ठीक है, तो ये सारे यूजर्स हैं, तो लिख लो आप यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन इसे यूज करता है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट इसका यूज कैसे करेगी? इसको उसको क्या यूज है मैनेजमेंट को इसका? चलो माना ऑनर को तो है ना, माना एम्प्लॉय को भी है। मैनेजमेंट मैंने होता है जो सीईओ के लेवल के बंदे होते हैं, जनरल मैनेजर, उसके बाद जिनकी पहली सैलरियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, अच्छी अच्छी सैलरियां होती हैं, उनको इससे क्या लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? वो तो पहले ही इतना लाखों में कमा रहे हैं, उनको इससे क्या मिलेगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के ही अगले साल की पॉलिसीज बनाते हैं। आप समझे मेरी बात? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के अगले साल के टारगेट सेट किए जाते हैं। कंपनी ने इस साल कितना, पिछले साल कंपनी ने 10 लाख प्रॉफिट कमाया, इस साल कंपनी ने 15 लाख प्रॉफिट कमाया, अगले साल का टारगेट क्या है? 20 लाख कमाना। लेकिन पैसा आएगा कहां से? सब पेड़ से गिरेगा, पेड़ से नहीं गिरता है। कहां से आएगा बताओ? पैसा कहां से आता है कंपनी में? एक कंपनी में पैसा कहां से आ सकता है? सेल्स से आएगा ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो टारगेट कैसे सेट करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, इसके ऊपर हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगातार मीटिंग्स चलती हैं। जब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाती है ना, इसकी बहुत डीप स्टडी की जाती है, असली वाली की, गवर्नमेंट वाली की नहीं, असली वाली की बहुत डीप स्टडी की जाती है। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल्स को, अपने टारगेट्स को रिव्यू करती है आफ्टर सीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। बनाने वाला अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और कोई नहीं बना सकता, लेकिन पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, यूज करने वाले बहुत है। बनाता कौन है? सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसीलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बहुत रिस्पेक्ट होती है कंपनी के अंदर, क्योंकि हम ही बताते हैं साल के लास्ट में सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, ब्ला 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 ब्ला, सबने मिलकर जो मेहनत की, साल के लास्ट में उसका फल क्या निकला भी कि नहीं भी निकला, हम ही बताते हैं लास्ट में। अगर हम ना हो तो ये पता ना लगे कि हुआ क्या भाई साल के लास्ट में, ये नहीं पता लगता। ना तो हम खुशी मना सकते हो ना गम में रह सकते हो, हम ही लोग बताते हैं साल के लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, इसलिए हमारी रिस्पेक्ट होती है डिपार्टमेंट्स की। ठीक है जी। चलो ये तो हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, लिख लो आप पहला वाला मैनेजमेंट, अपने आप लिख लो 2 लाइनें, कोई लोड नहीं टाइम वेस्ट करने की। आगे चलो, नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर तो आपको पता है ना यार, पैसा इन्वेस्ट करना है। और एक कंपनी जो पिछले साल 10 लाख रुपए कमाया, इस साल 5 कमा रही है, उसके अगले साल 3 कमाए, आप पैसा लगाओगे इसमें? खुद सोच के देखो। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों चीजें आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई।
आपने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, जो कंपनी शेयर इशू करती है ना न्यूज़पेपर में आता है। अभी मार्च एंडिंग होगी ना, आप देखना जो इंग्लिश न्यूज, ये पंजाब केसरी वाला वो नहीं जिसमें हीरोइन की फोटो आती है, वो वाला न्यूज़पेपर नहीं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना, हिंदुस्तान टाइम्स या ट्रिब्यून, इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। अभी आप 31 मार्च से लेके 30 जून तक अगर आप न्यूज़पेपर लगा लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको उसमें देखने को मिलेंगी। और वो कैसे बनाते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव, सर में कंपैरेटिव क्या होती है अगले साल सीखोगे आप। उसमें कंपैरिजन होता है 2 साल का, पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन नहीं करना पड़ता, कॉलम ऐसे बनाया जाता है कि कंपेयर हो रहा है अपने आप से, बस देखते समझ आ जाता है कि पिछले साल ये, ओहो इस साल ये, आहा चलो लगा दो पैसे, समझे आप? ऐसे देख के ही उंगली रख के समझ, अच्छा ओहो पिछले साल इतना करोड़, इस साल इतने करोड़, लो ठोक दो पैसा, कोई बात है। सॉरी बेटा, भी तो मेरी बात सुनो, ये तो अनसर्टेनिटीज है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता कि लॉस होगा कि प्रॉफिट। लेकिन हम पिछले पास्ट को देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अभी लड़की की शादी करते हैं तो लड़के का पास्ट देखते हैं, फ्यूचर किसी देखा होता है? फ्यूचर में शराबी बन जाए तो, कवाई बन जाए तो फिर मारने पीटने लग जाए, सारे काम होते हैं। समझ रहे मेरी बात? फ्यूचर नहीं दे सकते आप, ज्योतिषी नहीं है। पास्ट को देख के प्रेजेंट के अंदर अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। आप मेरी बात समझे? चलो ये वाली बात यहां भी लागू हो गई। आ जाओ उसके बाद अगला लिखो, इन्वेस्टर के बाद क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों तरह के क्रेडिटर्स। अब सर ये 2 तरह के क्रेडिटर होते हैं, आपने कभी बताया नहीं। अरे भाई शॉर्ट टर्म वो जो हमारे को 1 साल से कम तक का उधार देते, लॉन्ग टर्म वो जो बैंक लोन बड़े बड़े है ना देते ना उधार, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। सब क्या देखते हैं मालूम है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर कल ये कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो हम अपना पैसा कहां से रिकवर करेंगे, यानी कंपनी के एसेट्स की पोजीशन क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज कहां स्टैंड करती है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। 3 साल का रिकॉर्ड आपको जमा करना होता है बैंक के अंदर इफ यू अप्लाई फॉर अ लोन। 3 साल का अकाउंट आपको जमा करना होता है बैंक के अंदर इफ यू अप्लाई फॉर अ लोन, और 3 साल में आपको रेगुलर प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्रॉफिट आपका इंक्रीज नहीं हुआ और आपका स्टेबल प्रॉफिट भी रहा तब भी लोन अप्रूव नहीं होता। अगर सर इसी साल में बिजनेस स्टार्ट हुआ सर, देखो इस साल में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो फिर आपको सिक्योरिटी बहुत रखनी पड़ेगी, बहुत कुछ आपको रखना पड़ेगा उनके पास, ठीक है जी। जो भी आपके पास होगा कागज पत्र जो भी है, ऐसा नहीं कि नए बिजनेस को लोन नहीं मिलता, वहां प्रपोजल में जान होनी चाहिए, बिजनेस प्रपोजल में क्या काम है। और जब आपका बिजनेस एक बार चल जाता है और आप एक्सपेंशन के लिए लोन मांगते हो या डाइवर्सिफिकेशन के लिए लोन मांगते हो, मतलब या तो आप एक्सपेंड करना चाहते हो या डाइवर्सिफाई, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो अपने ही नाम से, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, उसके लिए लोन मांगते हो तो फिर आपसे मांगे जाते हैं अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। 3 साल के अकाउंट जमा करवा दो पिछले 3 साल, फिर उसका ऑडिट किया जाता है कि इसमें कोई 2 नंबर तो नहीं है, लेकिन पकड़ कोई नहीं पाता है, उसी के बेस पे लोन मिल जाता है, ठीक है जी। ये जो आपने देखा विजय माल्या भाग गए और ये भाग गए, सब फाइनल अकाउंट दिखा के लोन लेके मस्ती कर रहे हैं, ये सबको लोन मिल गया। कागजों में लोन मिल जाता है ना, फाइनल अकाउंट्स कागज ही तो है, बनाने वाला कौन है? अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट की अकाउंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन मालूम है क्या आपको? क्या पढ़ी थी, एक याद है? विंडो ड्रेसिंग। मालूम है विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? जब विंडो में खड़े होकर आप तैयार होते हो। हाँ बिल्कुल, मैंने पूछा एक से, बोला सर विंडो पे ना वो हम शीशा लगाते हैं, उसमें खड़े होकर कंघी करते हैं। बोला विंडो ड्रेसिंग हो रही है। बोलो क्या होती है विंडो ड्रेसिंग, कौन बताएगा? है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, है ना। अकाउंटेंट मैनिपुलेशन कर लेते हैं अकाउंट, आप भी करोगे बड़े हो जाओगे तो। चलो आगे लिखो, एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस, ये भी यूजर है इसका, एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस। फिर गवर्नमेंट सबसे बड़ी यूजर है जी इसकी, फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज, टैक्स ऑफिस जो होता है, इनकम टैक्स ऑफिस, टैक्सेशन अथॉरिटीज, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो बैंकर्स, बैंकर्स, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको छोड़ दो बस, इतना बहुत है। ईटीसी लिख दो,
एक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते किसे हैं, ये कितने तरह की होती हैं, ये कब बनाई जाती हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं, इसमें क्या बनाया जाता है और इसको कौन कौन यूज करता है, एक एक क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे हम लिख रहे हैं। ठीक है जी, जहां ना समझ में आए आप मुझे रोक के दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, फाइन। लेकिन आप इससे पास आउट मत करना कि हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं करना। जहां समझ ना आए वहां मुझसे आप पूछ लेना, फाइन। अब हम ये स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, तो लिख लो फटाफट जल्दी से एक एक लाइन फटाफट। क्यों बनाई जाती है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो ना, इसे क्यों बनाओगे, इसे क्यों बनाते हैं, इससे क्या पता लगता है भाई, इस वाले से टू नो द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इससे क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन लिख दो, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा, और क्यों बनाते हैं, बता सकता है कोई? और क्यों बता सकता है क्यों बनाते हैं? तो लिखो जल्दी से, होते हो 2-3 पॉइंट लिखो। टू फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स, to judge the growth of the business, फिर लिखो तीसरा, टू कंपेयर and select the appropriate policy. ठीक है जी, बस बहुत है इतनी थ्योरी, बस यहाँ तक इस चैप्टर की थ्योरी बहुत है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी धीरे धीरे बीच में लिखवाते रहेंगे। आप जिस पेज पे हो वो पेज छोड़ देना और उसके अगला पेज भी छोड़ देना, यानी अगर आप हाफ पेज पे हो तो हाफ पेज के साथ एक पेज और छोड़ना। हम धीरे धीरे इसके इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखते रहेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो 20-25 इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपके पास, ठीक है, जिन्हें आपको सारी लाइफ के लिए लेमिनेट करवा के रखना होगा जब तक आप अकाउंटेंट नहीं बन जाते। ज्यादा दूर नहीं जाना, बस 5 साल और, जब तक अकाउंटेंट नहीं बन जाओगे उस पेज को आप फेंकना मत। हम इसके नोट्स लिखते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स। मैं जब कहूं नोट्स, आप वहां जाके नोट कर लेना, ठीक है, उस पेज में, और बाद में उसको लेमिनेट करवा के उस पेज को अपने पास रख लेना जब तक आप अकाउंटेंट नहीं बनते। जिस दिन आपकी सीए कंप्लीट हो जाए फिर उस पेज को फाड़ देना आप, मतलब लेमिनेट को फेंक देना, लेकिन तब तक अपने पास रखना, क्योंकि हम नोट्स के साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। आ जाओ, अब हम चलते हैं सबसे पहले, अब प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा हाथ बढ़ाए। बहुत होगी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में नींद आती है। ये देखो इधर बोला बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, ये जरूरी है। वैसे चैप्टर में इंटरेस्ट हो तो फिर नींद नहीं आती, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला अकाउंट जो हम बनाना सीखते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो मैंने कहा हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को करते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी हम बनाते तो एक ही अकाउंट है, जिसमें आपको नाम दिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरे साल का बनाया जाता है। पूरे साल में हमने क्या क्या किया, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या पाया, क्या खोया, क्या आया, क्या गया, पूरे साल का। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2019-20, जो भी होने वाला एंड,
होने वाला ना अभी एंड, अभी एंड नहीं हुआ ना 2020, अभी क्या चल रहा है 2020-21 और 2021 होएगा, सॉरी ये एंड होएगा तो 2021। लो ये एंड होने वाला है मार्च में, ये वाला साल एंड हो जाएगा ना मार्च में, ये वाला फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड हो जाएगा, ठीक है 2020-21, यानी ये 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था, सबसे गंदा साल था ये, और 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 99.9% कंपनी इंडिया के अंदर इसी को फाइनेंशियल ईयर मान के चलती हैं, लेकिन 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, लेकिन उसे बोलते क्या है, कैलेंडर ईयर, उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है जी। लो तो फिर हम लिखते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी कंपनी का नाम होगा पूरा लिखेंगे, मैं सिखाऊंगा, फॉर द ईयर एंडिंग 2020 एंड 21, पूरे साल। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020-21, लेकिन मैं आपको दोनों इकट्ठे नहीं सिखाऊंगा, हम दोनों अलग अलग सीख के बाद में मर्ज कर लेंगे। बनने तो अलग अलग ही हैं, लेकिन एक ही एज अकाउंट में बनने हैं, एक से कुछ निकलेगा फिर दूसरे में जाके इसको ऐड कर देंगे, मैं सिखाऊंगा सारी बात, लेकिन हम सीखेंगे अलग अलग ताकि हम सही तरह से काम को सीख पाए। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के मिलता क्या है, अभी आपने कहा कि हमें इन दोनों को मिला के क्या पता लगता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट भी 2 तरह से निकाला जाता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट, मैं ये कहूंगा 2 तरह का नहीं होता, 2 तरह से निकाला जाता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और फिर एक नेट प्रॉफिट। फिर मैं कहूंगा प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड अकाउंट से क्या निकलता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, लेकिन मैंने आपसे कहा ना प्रॉफिट भी 2 तरह से निकाला जाता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं उसे पता है क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। आई बात समझ में। आज अपने घर जाओगे तो पापा से पूछना, पापा आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो पापा बोलेंगे इतनी, फिर आपको मिलती कितनी है, पापा बोलेंगे इतनी, फिर बोलना इनमें दोनों में फर्क क्या है, तो पापा कहेंगे वो ग्रॉस सैलरी है, उसमें से टैक्स कट जाता है, उसमें से पीएफ कट जाता है, उसमें से ये कट जाता है, फिर मुझे नेट मेरे हाथ में इतनी मिलती है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है मैं सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं मालूम है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है, अभी अकाउंट कैसे बनते हैं, टी शेप अकाउंट, अकाउंट कैसे बनते हैं, टी शेप अकाउंट। नींद आ गई इसको, तो ये लो, कोई बात नहीं, सो जा, जब कुछ होता है, मैं भी एक दिन सो गया था क्लास में, लेकिन अब उठ जाओ, अब उठ जाओ, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, उठ जाओ आप प्लीज, आप उठ जाओ। ये लो वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड है ना, सारी की सारी, ये देखो ये कौन सी साइड होती है, और ये वाली वही सेम चीज, यहाँ पे अमाउंट है ना, यहाँ पे भी अमाउंट, बस डेट नहीं आती है, ये लो इसमें डेट नहीं आई, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। देखो अब मैं बताता हूं आपको, इसको सीखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड, वो है क्रेडिट साइड, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट माने लेजर अकाउंट, ठीक है, ये भी लेजर अकाउंट है, जहां पे हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस को शिफ्ट करते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस से हम 3 चीजें बनाते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो एक बात तो सच है, जो भी ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो सब कुछ इसमें तो नहीं आने वाला, ये बात तो सच है, ठीक है। वो 3 चीजों में बटेगा, इसमें तो नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस से हम 3 चीजें बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। तो जो भी ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा उसमें से इसमें क्या आएगा,
देखो बुक के अंदर ना इसका फॉर्मेट है और 99.9% लोग इसके फॉर्मेट को याद करवाते हैं। याद, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी मैडम भी इसको याद करवाएंगे। हमारी मैम ने सर पूछा था कि क्या क्या आता है इसके अंदर, याद करवाना शुरू कर दिया, पहले आया था। बस मैं बोल देता हूँ आपको, सच बोल रहा हूँ। 99.9% मैडमें और टीचर्स, चाहे वो कोई भी बाबा है कहीं पे भी है, वो इसको याद करवाता है। मैं सच कह रहा हूँ, है ना। चाहे वो बिजू वाला बाबा या जीजू वाला बाबा, सारे बाबा इसको याद कराते हैं। लेकिन इसको याद करने का मतलब नहीं है, आप इसे याद नहीं करना। मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखो गौर से। इधर मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम भी होता है, इसे आप किसी को बताना नहीं, इसे गुड्स अकाउंट्स भी कहते हैं। गुड्स अकाउंट, आप ये बात अब किसी को बताना मत, इसे गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? गुड्स अकाउंट। मालूम है गुड्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियल लाइफ की तरफ, अकाउंट पे तो बाद में आएंगे, मैं रियल लाइफ में लेके चलता हूँ। कंपनी में काम कैसे होता है मालूम है? देखो इधर, ये देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये मालूम है क्या है? ये मालूम है? बादल मत बोलना, बादल मत बोलना। क्या है मालूम है क्या है? मार्केट। और ये मालूम है क्या है? ये नहीं, आप देखो, भटको मत, आप भटको मत। देखो मुझे कंपनी बनानी नहीं आती, लेकिन मैं ऐसी ड्राइंग नहीं बना सकता। मालूम है ये क्या है? कंपनी मैंने ना पबजी नहीं, इधर कंपनी मैंने मतलब ये कह लो कि आप, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है। और मालूम है ये क्या है? ये देखो, एक कंपनी इन्हीं के बीच में घूमती है। आप देखना, मैं समझाता हूं कैसे। चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे ट्रेडिंग हो, इसी में घूमती है। देखना कैसे। आप सबसे पहले मार्केट में गए, आपने क्या बाय किया? वो जो लिखते थे ना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स, और अगर नहीं है तो रॉ मटेरियल। पहले गुड्स परचेज करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर ही तो उसको कुछ बनाओगे। गुड्स परचेज किए, मेरी बात सुनो। गुड्स परचेज करने के बाद आपने उनको कंधे पे रखा और आप आ गए। कंधे पे रख के लाओगे, कैसे लाओगे? ट्रांसपोर्ट में, है ना, ट्रांसपोर्ट लगाओगे। फिर इस ट्रांसपोर्ट को आपने नाम दिया क्या? कैरेज या काटे, जो भी आपने नाम दिया, ठीक है जी, फाइन। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद ये गुड्स आपने मालूम है कहां से बाय किए? वो देखो कहां, चाइना से। ना गंदा नाम नहीं लेंगे हम, अब इस गंदे नाम को लेंगे नहीं, ये गंदा देश है। कहां से बाय किया आपने? अरे जापान से आपने गुड्स असेट्स की बात नहीं कर रहा, पहले सुन लेना। असेट्स तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। गुड्स रॉ मटेरियल, यानी आप ये पेन बनाना चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक के दाने। और वो दाने कहां से बाय किए आपने? प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने होते हैं, कहां से बाय किए? जापान से। सीधा जापान से बाय किए और वहां से एक पाइप लगा देगा जापान वाला और सीधे आपकी फैक्ट्री में घेर देगा। ऐसा होएगा क्या? ऐसा कैसे होएगा बताओ? शिप का किराया देना पड़ेगा। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद हाँ, उसके बाद इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद लेबर भी देना पड़ेगा। अरे बहुत कुछ देना पड़ेगा। गुड्स पहुंच गए, सुनो मेरी बात इधर। गुड्स जो थे ना, गुड्स रॉ मटेरियल, मतलब में कहा आ गया? कंपनी में गुड्स को रख दो, रात को भगवान जी आएंगे, अपने आप से पेन बना के चले जाएंगे। ऐसा होएगा? कैसा होएगा बोलो? या फैक्ट्री लगी होगी, इसके अंदर फैक्ट्री लगी होगी। इस फैक्ट्री में क्या क्या होगा? खाली मशीन पे छाड़ देंगे गुड्स, कपड़े बनती रहेगी नहीं। और क्या होएगा? लेबर भी। अच्छा, तुम जो सच बोलना। उसके बाद क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। और क्या लगेगा? फ्यूल लगेगा। और क्या लगेगा? वाटर लगेगा। और गैस, फ्यूल, और भी बहुत कुछ, डीजल, बहुत कुछ। ये सब कुछ लगेगा इस गुड्स को बनाने में। बन जाएगा ना गुड्स? ये गुड्स बनने के बाद अब क्या करोगे? इस गुड्स को आप अपनी फैक्ट्री से अब बाहर निकाल दोगे। ये देखो, यहां से गुड्स आए, रॉ मटेरियल बन गया माल, और यहां से क्या निकला? फिनिश गुड्स। और मालूम है ये कहां चला जाएगा? फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स चला जाएगा या तो मार्केट में, या चला जाएगा किसमें?
वहां जापान भी जा सकता है, गोडाउन। सच बात है, जापान गोडाउन में चला जाएगा, है ना, यही होता है ना। अभी कुछ माल गोडाउन में चला गया और कुछ माल मार्केट में बिकने के लिए चला गया। लेकिन अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अभी सिर्फ यही तक का मतलब है, हम यही तक समझाना चाहते हैं, आगे नहीं। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं। सुनना मेरी बात, समझना मेरी बात, गौर से समझना, बुक का याद मत करना। अगर याद करोगे तो फिर सारी उम्र वो 15-20 आइटम लेके दिमाग में चलोगे। अगर समझ जाओगे तो फिर दूसरों को भी समझा पाओगे और कभी रट्टाफिकेशन नहीं करोगे। मेरी बात गौर से समझना। फिर समझाता हूं, गुड्स लिए ना, रॉ मटेरियल कहीं से भी ले सकते हो ना, गुड्स चाइना, जापान, यहाँ वहां जहां मर्जी से, सदर बाजार से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। गुड्स लेके कंपनी में लाने तक, उस गुड्स को बनाने तक, सुनना, गुड्स को मार्केट से कंपनी में लाने तक, उस गुड्स से फिनिश गुड्स बनाने तक जो भी खर्चा आएगा, जो भी खर्चा आएगा, वो सब का सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। फिर बोलो एक से, गुड्स को मार्केट से लाने तक और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस आएगा, वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सर क्रेडिट में क्या आएगा? अरे मैंने बोला पहले डेबिट सीख लो यार, डेबिट, ठीक है ना, एक्सपेंस का बनना डेबिट होता है, मैं एक्सपेंस बता रहा हूं। सुनो, गुड्स परचेज करना, परचेज करके उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भरना, इंपोर्ट ड्यूटी करने के बाद उसके ऊपर जो भी खर्चा आया, टैक्स दिया, कैरेज दिया, लेकिन गुड्स को सिर्फ फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा। सर जो फैक्ट्री से हमने मार्केट में भेजे ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हटा दिया मैंने, ये वाला मार्केट मैंने भी हटा दिया। मैं सिर्फ गुड्स को कहां तक ला रहा हूं? कंपनी के अंदर। और यही अभी बन रहे हैं गुड्स, ये भी बन के रेडी हो रहे हैं, अभी बेचने के लिए बाहर नहीं गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सुन लो मेरी बात फिर से, गुड्स को मार्केट से फैक्ट्री में लाने तक और फैक्ट्री में बनाने तक जो भी खर्चा आएगा, उस खर्चे को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। बस इतनी सी कहानी अगर आप समझ गए तो फिर आप सारी स्टोरी समझ गए डायरेक्ट इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्या क्या खर्चा यहां पे आ सकता है? देखो सबसे पहले तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, ठीक है जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, जो हमारे पास गुड्स पड़े थे ऑलरेडी, ठीक है, वो, उसके बाद जो हमने परचेज किए, उसके बाद जो हमने, जगह है, उसके बाद जो हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है जी, जो गुड्स हमने परचेज किए, उसके बाद वो, भाई नहीं देखना, मैं समझाता हूं, मुझे देखो गौर से, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था गुड्स का, रॉ मटेरियल का, फिर जो हमने परचेज किया, खर्चा है ना वो भी, ये भी खर्चा, उसके बाद इसके अंदर जो हमने वेजेस दिए, ये देखो लेबर ने काम किया। सर मशीन, अरे मशीन तो असेट्स है बाबा, वो थोड़ी सी थोड़ी है। सर उसके बाद ये देखो, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तभी तो चली मशीन, अगर बिजली ना होती तो फिर चलती नहीं। फिर हमने क्या लगाया? फ्यूल एंड, और हमने गुड्स को लाने में क्या दिया? इंपोर्ट ड्यूटी, और भी बहुत कुछ है। बस इतनी बात समझो, इतनी बात समझो कि गुड्स को मार्केट से उठा के फैक्ट्री में लाने तक और फैक्ट्री में उस गुड्स से फिनिश गुड्स बनाने तक जो भी खर्चा आएगा वो उसके डेबिट में दिखाया जाएगा। सर डेबिट में क्यों? क्रेडिट में दिखाना चाहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, बार बार बोलता हूं, क्रेडिट में नहीं आएगा। क्रेडिट में तो इनकम आती है, आपको मालूम है ना। अरे आपने तो कहा एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, तो फिर डेबिट में आएगा। इसमें रट्टाफिकेशन तो नहीं करवा रहा हूं ना मैं, तो पता है आपको डेबिट में आता है एक्सपेंस। ये देखो, सुन लो, मार्केट में गुड्स बेचने की बात नहीं हो रही, गुड्स बन के फैक्ट्री से बाहर जाने की बात नहीं हो रही, अभी गुड्स फैक्ट्री के अंदर ही हैं, यहीं तक। आई मेरी बात समझे? जितने भी एक गुड्स को बनाने में खर्चा आया, गुड्स को बनाने में खर्चा आया और उनको लाने में खर्चा आया, इस सारे के सारे खर्चे को हम यहां पे दिखाते हैं। और अब क्योंकि हम बड़े हो गए, अब हम खर्चे को भी दो तरह से बांट देते हैं। अब हम एक्सपेंस को भी दो अलग अलग नाम से बुलाएंगे।
इस एक्सपेंस को जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे उस एक्सपेंस को अब हम बुलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। किस नाम से बुलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी अगर एक लाइन में किसी को आपको एक्सप्लेन करना हो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है तो बोलना ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम्स एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फिर कोई आपसे पूछे हाँ मजाक करता है व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, तो बोलना एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल अप टू मेक द कन्वर्ट देम इनटू द फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ये मत बोलना सेल, क्या बोलोगे? द एक्सपेंसेस अ कंपनी इनकर्ड टू परचेज द रॉ मटेरियल अप टू कन्वर्टिंग दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। जितना भी खर्चा एक कंपनी करती है वो सारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर एक लाइन में सीखना चाहते हो ट्रेडिंग अकाउंट को तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। बस इतनी सी बात सीख लो। लेकिन फिर वही बात, बार बार आज घर जाके आप छत पे चढ़ के इसकी प्रैक्टिस करना। जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये उतना आपके लिए अच्छा होगा। कैसे कि यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। बस 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 बंद कर दो, है ना? अब देखो इसकी क्रेडिट में क्या आएगा? इसकी क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आएगी, मालूम है क्या? सिर्फ एक चीज, और वो क्या है? बाय सेल्स। सिर्फ एक चीज, सेल्स, ओनली सेल्स। क्या? सेल्स। तो सर फिर ये सेल्स यहां पे आ गई तो इस सेल्स को हम क्या बोले? इस सेल्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। एक कंपनी की सबसे सीधी इनकम होती है उसकी सेल्स। सर बाकी वो जो डिस्काउंट रिसीव किया, वो जो रेंट रिसीव किया, वो जो कमीशन रिसीव किया, वो सब इनडायरेक्ट इनकम होती है। एक कंपनी का सबसे बड़ा काम होता है पैसे माल बनाना और माल बेचना। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट इनकम यहां पे आती है। यहां एक ही आइटम आता है बस, क्या? बस। सर आपने सेल्स को क्रेडिट में क्यों लिखा? अरे आपने तो पढ़ा था बाबा इनकम का बढ़ना क्रेडिट। मैं तो कुछ भी नया नहीं लिखवा रहा, इसलिए लिखा क्रेडिट में। सर एक्सपेंस को डेबिट में क्यों डाला? आपने कहा ना एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, मैंने तो नहीं कहा। तो फिर ये आपने पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे, अब तो बूढ़े चले हम ये बात पढ़ते पढ़ते, ठीक है? लेकिन आज आप नई बातें पता क्या सीख रहे हो? बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हो, लेकिन बहुत हल्के में ले रहे हो आप। हल्के में नहीं है। एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप। सुनो, एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप। आज सीख रहे हो आप। कौन से दो तरीके के? व्हाट इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस? डेफिनेशन लिखवाऊंगा कल, लेकिन आज आप इसकी प्रैक्टिस करना। मैं नहीं चाहता मैं डेफिनेशन लिखवा के आपको चलता कर दूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कितने खर्चे हो सकते हैं। आज जब घर जाओगे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट चेक करना, लेकिन रट्टा मत मारना, पहले बोलता हूं। चेक करना और उस फॉर्मेट में जो भी एक्सपेंस लिखे हैं मुझे कल आके बताना, सर ये डायरेक्ट कैसे है, आप हमें समझा दो। अगर आप ये समझ गए कि एक्सपेंस डायरेक्ट कैसे बना तो फिर मैं बोलता हूं जिंदगी भर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, दिमाग में रखना ये बात। नहीं तो फिर पता क्या होएगा, मैडम में याद करा देंगी और आप याद कर लोगे और याद करके काम चलता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आप इसका एक भी फॉर्मेट याद करो। फॉर्मेट याद करना बहुत आसान है बेटे, मैं रट्टा लगवा सकता हूँ यहाँ पे, आपका टेस्ट ले लूं 10 नंबर का और सबको रट्टा लगवा दूं। मैं तो समझाना चाहता हूँ, मेरा काम है समझाना, रटवाना नहीं है। आपको तोते नहीं बनाना है, बाद में पीएन कोई ना बने, सारे अच्छे बनना। इसलिए यहाँ क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन आज आप एक नई बात सीख गए, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कोई चीज होती है और डायरेक्ट इनकम भी कोई चीज होती है। कंपनी की डायरेक्ट इनकम होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी। सर और भी कुछ यहाँ पे आएगा, कल बताऊंगा, बस आप इतना ही कर लो आज के लिए। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 100 बार करना, कम से कम 100 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो बस इतना ही। आज मिसिंग कौन था?